स्वागत है आईचे टॉपिक क्लासेस में। जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट है उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका पेपर सीबीएसई बोर्ड का 20 फरवरी 2025 को, तो 20 फरवरी को जो भी पेपर देने वाले सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th के हर एक स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखना कि इसी में से क्वेश्चन आपके आएंगे। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर वो समझो, और आपका इसमें पेपर पैटर्न भी बता दिया जाए किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे देखते हैं साइंस का है, इसमें आपका इंस्ट्रक्शन तो आपको पता ही है। 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। ठीक है, और ऑल पे क्लिक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चले जाना, और उसके अलावा वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके भी अच्छे नंबर आने चाहिए, तो शेयर जरूर कर देना। ये वीडियो शुरू होते हैं। जैसे आप देखोगे ये आपका है, ये आपके इंस्ट्रक्शंस है, यही सेम आपके इंस्ट्रक्शंस आपके इस बार के भी रहेंगे, यानी आपके 39 ही क्वेश्चन रहेंगे। और आपके यहाँ पे देखते 5 खंड होंगे, जो आपके ऑलरेडी हमने पहले भी बता दिए थे सैम्पल पेपर में। ठीक है, यही आपके 5 खंड रहेंगे, कै ख घ घ अड़। ठीक है, तो हम चलते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर सीधे, ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। यहाँ पे देखते हैं पहला, जब सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो यानी इसमें बोला गया जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, हमें इसमें ये बताना है। ठीक है, यानी इसमें हमें ये बताना है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो इस प्रकार से आपको दे दिया जाएगा, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ठीक है, इस प्रकार से सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाई गैस निकलती है और चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी बात हमें यहाँ पे देखते हैं, इस प्रकार से पूछा जाएगा, जब पोटेशियम देखते हैं आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के जलीय विलयन मिलते हैं तो एक अविलय पदार्थ अलग हो जाता है, तो इसमें होने वाले अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, यानी जो हमें 2 अभिक्रिया बताई हुई है जलीय अभिक्रिया, इसमें लेड नाइट्रेट और पोटेशियम को लगा है, तो इस अभिक्रिया को बताने की इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है इसकी। ठीक है, अभिक्रिया के रूप में, ठीक है, रासायनिक के रूप में, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना दूसरे का, तो वो हो जाएगा आपका बी, ये होगा 2Kl प्लस में PQ ब्रैकेट में NO3 होते हैं, जब इसको करेंगे अभिक्रिया करवाएंगे तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे देखते इसी प्रकार से आपके पूछे जाएंगे, ये आपका 3-1-4-1 वाला सेट है। ठीक है, सेट फर्स्ट है, आपके अलग अलग सेट होते हैं, तो किसी में कुछ मुश्किल आते हैं, किसी में आसान आते हैं, इसलिए हम आपके करवा रहे हैं ताकि आपको समझ आए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो एंड तक देखना, पूरा समझ जाओगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, किस धातु एक्स का रिबन ऑक्सीजन में चकाचौंध करने वाले श्वेत प्रकाश की ज्वाला से जलता है। ठीक है, यानी हमें इसमें एक्स धातु का नाम बताना है। धातु एक्स का रिबन ऑक्साइड में चकाचौंध करने वाले श्वेत प्रकाश की से जलता है जिस पर कोई श्वेत राख वाई बनती है। ठीक है, इसमें ये बोला गया है। ठीक है, इसमें ये बोला गया है। उसके बाद इस अभिक्रिया में एक्स और वाई से होने वाले अभिक्रिया प्रकार का सही विवरण इस प्रकार, यानी हमें इसमें ये बताना है तीसरे में कि जो धातु एक्स है और वाई है इनके नाम बताने हैं। इसमें बोला गया जो धातु एक्स है ना उसको रिबन ऑक्साइड में, ये जो रिबन है ना एक्स, यहाँ पे देखिए धातु एक्स का रिबन, उसको ऑक्सीजन के चकाचौंध करने वाले श्वेत प्रकाश की ज्वाला से जलता है, यानी जो एक्स धातु को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में चकाचौंध करने वाले श्वेत प्रकाश की तरह जलता है। ठीक है, इसलिए हमें एक्स का नाम बनाना है, बताने की एक्स धातु क्या है, और जो वाई है ना यानी जो जलने के बाद उससे प्राप्त हुआ वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका हो जाएगा बी, जो हमारा एक्स धातु है वो Mg है। ठीक है, मैग्नीशियम इस प्रकार से, और वाई ये जो आ रहा है MgO ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये एक्स हमारा धातु है Mg और वाई हमारा जो प्राप्त हुआ है MgO। ठीक है, इस अभिक्रिया का प्रकार होगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं चौथा, टमाटर में उपस्थित अम्ल, ये आपका आ सकते हैं सारी इंपॉर्टेंट, बाकी कर लेना। ठीक है, बाकी चैप्टरों के बता दिए, स्पोर्ट मेडल के बता दिए, वो भी देख लेना। ठीक है, उसके बाद चौथा है टमाटर में उपस्थित अम्ल, यानी जो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है आपको ये बताना है। तो टमाटर में आपका ना आपका होता है ये वाला डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल होता है। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद हम अगला देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आपको ये सारी इंपॉर्टेंट इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं जल की कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लवण का नाम, यानी जो जल की कठोरता है ना उसको दूर करने के लिए कौन से उपयोग है, कौन सा लवण है उसका नाम बताना है। सिंपल से छठे में पूछा गया है, जल की कठोरता को दूर करने के लिए, यानी जो जल होता है वो कठोर होता है उसको दूर करने के लिए उपयोग किए जाने लवण का नाम, यानी हमें साफ सीधी बात है लवण का नाम बताना है जो जल की कठोरता को दूर करता है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सोडियम कार्बोनेट देखते डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सी। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरीन के
अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, यानी आपको बताएं जो क्लोरीन है ना उसके अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना इनमें से कौन सी है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी यह लिया आपकी जो क्लोरीन के अणु के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु की संरचना है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पूछा जाएगा। क्योंकि 8वां क्वेश्चन है, इसमें पे ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, तो ध्यान से सुन लो। यहाँ पे 8 में बोला गया नीचे दिए गए आरेख का प्रेक्षण कीजिए, नहीं आपको यहाँ पे जो ये आरेख दिया हुआ है इस प्रकार से इसका प्रेक्षण करना है और इसमें हो रही प्रक्रिया और इसके महत्व की पहचान नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। यानी आपको एक प्रक्रिया दी हुई है, यानी आपको एक आरेख सा दिया है, प्रेक्षण सा दिया हुआ है, प्रेक्षण, उसमें आपको बतानी चाहिए अभिक्रिया कौन सी हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जल है वो निकल रहा है। ठीक है, इसमें बतानी इनमें से कौन सी अभिक्रिया 8वें में जो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका होगा बी, वाष्पोत्सर्जन है। जस्ट यहाँ पे बल उत्पन्न करता है जो पाद से भीतर जल को खींचता है, यानी आपको यह अभिक्रिया वाष्पोत्सर्जन वाली। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जल खींच रहा है ना जमीन में से, ये वाष्पोत्सर्जन की अभिक्रिया हो जाएगी इस प्रकार से। सिंपल है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके पूछे जाएंगे। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, ज़्यादा लंबे हम खींचेंगे नहीं वीडियो को। ठीक है, 9वां, रंध्रों को खुलने और बंद होने का कारण, यानी जो रंध्रक होते हैं, रंध्र होते हैं हमारे रंध्र, उसके खुलने और बंद होने का कारण क्या है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, द्वार कोशिका में जल की बाहर और भीती गति, यानी जो जल होता है वो भारी और भीती गति के कारण रंध्र में खुलने और बंद होने का कारण होता है। ठीक है, इसलिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पादपों में साइटोकानिन की भूमिका क्या है, यानी आपको भूमिका बतानी है इसमें पादपों में। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ठीक है, नहीं बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जब इसमें पूछा जाए पादपों में साइटोकानिन की भूमिका क्या होती है, काइनिन की, तो आप इसमें बोल दोगे कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। सिंपल सा है। ठीक है, इस प्रकार से। और ये बार बार भी लैंगिक जनन करने वाले स्पीसीज के जनकों और संततियों में गुणसूत्रों की संख्या निम्न होने का कारण, यानी आपको कारण बताने की कारण क्या है, कारण। ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा ये, युग्मक बनते समय गुणसूत्रों का आधा होना। ठीक है, इन गुणसूत्रों का आधा हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपके पूछे जाएंगे। और ये भी इंपॉर्टेंट है, किस धारावाही वृत्ताकार पास द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाओं का सही पैटर्न, यानी आपको इसमें चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाओं का पैटर्न बतानी, इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना 14 का, तो वो हो जाएगा आपका सी, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी वाला यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको पैटर्न भी पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे आपके आएंगे। ठीक है, इसलिए आपके अलग अलग सेट है, इसलिए अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए हमने आपको सारे करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये 15वां, किस प्रतिरोध के मान को घटाकर उसके प्रारंभिक मान का आधा कर दिया गया है यदि विद्युत परिपथ की अन्य पारचलों में कोई परिवर्तन नहीं होता तो प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा होगी। यानी आपको बताना है कि इसमें के प्रतिरोध के मान को घटाकर, यानी प्रतिरोध उसका मान को घटाकर उसमें प्रारंभिक मान का आधा कर दिया, यानी जो प्रतिरोध है उसका मान को हमने आधा घटा दिया, उसके बाद जो उसका प्रारंभिक मान है उसको आधा कर दिया। और यदि विद्युत परिपथ के अन्य पारचलों को में कोई परिवर्तन नहीं होता तो प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा होगी। यानी इसमें बोला गया जब हमने प्रतिरोध के मान को आधा कर दिया और जो उसका प्रारंभिक मान था वो भी उसका आधा कर दिया। ठीक है, तो विद्युत के परिपथ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पारचलों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा है वो क्या हो गया, हमें ये बताना है। ठीक है, उसमें क्या उत्पन्न होगी जब हमने उसको आधा किया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 2 गुनी हो जाएगी ऊष्मा उसमें। ठीक है, 2 गुनी। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, बस थोड़ी सी हो रहा है तो ज़्यादा लंबी हम खींचेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे देखते हैं ये 22वां, मानव मस्तिष्क के उस भाग का नाम लिखिए जो नीचे दिए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी है। ये आपका मस्तिष्क का आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। 22 में क्या बोला गया, 22 में बोला गया है कि आपको जो मानव मस्तिष्क है ना, यानी मानव का जो दिमाग है उसमें उस भाग का नाम लिखना है जो नीचे दिए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी है। यानी आपके ये कार्य दिए हुए हैं जो शरीर संस्थिति और संतुलित बनाए रखना है, यानी जो शरीर को स्थिर रखता है, संतुलित बनाए रखता है, वो भाग कौन सा है। और हृदय का धड़कना, हृदय के धड़कने का कार्य कौन सा मस्तिष्क का भाग करता है, कौन सा मस्तिष्क का भाग है जो सोचता है। और रक्तचाप
कौन सा करता है कार्य, ठीक है, या हमें इसके भाग बताने कि कौन सा भाग है मस्तिष्क का जो ये सारी कार्य करता है। अब इसका आंसर देखते हैं। दे सकते हैं 22वें का इसका फर्स्ट है अनुमस्तिष्क, यानी अनुमस्तिष्क का कार्य होता है शरीर को संतुलित बनाए रखना, ये शरीर का संतुलन बनाए रखना, ठीक है, अनुमस्तिष्क का कार्य ये होता है। और दूसरा मेंडुला, मेंडुला का कार्य यही होता है कि वह हृदय का धड़कने को नियंत्रित करता है, ठीक है, हृदय का जो धड़कना होता है ये किसका कार्य होता है, ये होता है मेंडुला का कार्य, ठीक है, ये आपको कार्य याद रखने हैं। जो अगर मस्तिष्क से इसका कार्य करता है, इसका कार्य होता है सोचना, कि सोचना, मस्तिष्क का जो सोचने का भाग है ना, ये मस्तिष्क में ऐसा कौन सा भाग है जो सोचता है, सोचने का कार्य करता है, वो होता है आपका अगर मस्तिष्क, ठीक है। उसके बाद चौथा है मेंडुला, ये मेंडुला कार्य क्या होता है, इसका होता है रक्तचाप, ठीक है, यानी मेंडुला और ये मेंडुला ये दोनों एक ही है, इन दोनों का कार्य सेम है, ठीक है। मेंडुला कार्य होता है आपका हृदय का धड़कने को भी कार्य करता है, नहीं जो मेंडुला होता है उसका कार्य ये होता है कि हृदय को धड़कना, उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। और उस मेंडुला का दूसरा कार्य भी ये होता है कि वह रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इस प्रकार से किसका आंसर हो जाएगा। अब अगला इंपॉर्टेंट देखते हैं, अगला इंपॉर्टेंट कौन सा है, बस थोड़े से क्वेश्चन और रहेंगे। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आपका 25वां, यहाँ पे आप देखते हैं नीचे दिया गया आरेख, आपको कि नीचे आरेख दिया हुआ है इस प्रकार का, ये नेत्र लेंस का है, ठीक है। इसमें आपको इस प्रकार से 3 पॉइंट दिए हुए हैं, आपको इसमें बताने के यहाँ पे पहले देखते हैं नेत्र की दृष्टि को पहचानिए, यानी जो आपके नेत्र के दृष्टिकोण है ना या दृष्टिकोण है, इसका आपको पहचानना है, बताना ये क्या है, ठीक है। और दूसरे में बताने कि इस दोष के 2 कारणों की सूची बनाई, यानी जी आपको ये दोष हो रहा है, ठीक है, प्रकाश किरणें से, नेत्र लेंस है, ठीक है, नेत्र गोला ये रेटिना है, तो जो ये आपका दिखाया गया आरेख, तो इसमें जब आपको नुकसान हो रहा है इस दोष के, इसके 2 कारण बताने हैं, ठीक है। और तीसरे में आपको बोला गया इस दृष्टि दोष के संशोधन के लिए उपयोग किए जाने वाले लेंस के प्रकार का नाम लिखिए, यानी आपको इसमें 3 चीज़ बतानी है। पहला, जो ये आपको ये दिखाया जा रहा है चित्र, जो ये आपका आरेख बनाया हुआ है, ये नेत्र के दृष्टिकोण को पहचाने, ये कौन सा दृष्टिकोण है, ठीक है, पहला। दूसरे में क्या करना है, आपको इसके कारण बताने कि जो ये आपका दोष है इसके 2 कारण बताने कि कौन कौन से। और तीसरे में आपको क्या बोला गया, तीसरे में आपके इसके उपयोग बताने कि इसके लिए लेंस कौन से प्रकार का हम प्रयोग करेंगे। अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, ठीक है। 25वें का ए का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25वें का ए, कौन सा दोष है, ये आपका निकट दृष्टि दोष, ठीक है, जो आपको चित्र दिखाया गया था वो था आपका निकट दृष्टि दोष। अब इसके 2 वो बताए थे कारण, किस दोष के क्या कारण है। पहला है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, ठीक है, यानी जो आपका अभिनेत्र लेंस होता है, जो लेंस होता है उसकी वक्रता अधिक हो जाती है ये। और दूसरा जो नेत्र है ना, वो गोलक का लंबा हो जाना, जो नेत्र का गोलक होता है वो लंबा हो जाता है, ये आपके 2 दोष है, ये याद रखना। और इसमें आप कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसका उपयोग तो इसमें आप करोगे अवतल लेंस का, प्रसारी लेंस का प्रयोग करोगे इसको दूर करने का, ठीक है, इसलिए आपके ये हो जाएंगे आंसर, ठीक है, समझ आएगा। इतना सा है, बाकी 2 क्वेश्चन हो रहेंगे वो देख लेते हैं। उसके बाद 29वें में यह वाला इंपॉर्टेंट है आपका कि पैरामीशियम, जो पैरामीशियम है इसका अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है, जो पैरामीशियम है अपना भोजन किस तरीके से प्राप्त करता है हमें ये बताना है, ठीक है। और दूसरे में बताना है जो हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है वो निम्नलिखित में से प्रत्येक की भूमिका, यानी जो ये आपकी भूमिका है ये आपको दी गई है कुछ पाचन तंत्र के नाम, ठीक है, पाचन तंत्र के जो होते हैं भाग से, इसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका कार्य क्या होता है, इसकी भूमिका क्या होती है पाचन तंत्र में, हमें ये बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लाल रस, लार का कार्य क्या होता है पाचन तंत्र में, इसकी भूमिका बतानी है, ठीक है। और ये देखते हैं आमाशय की पेशी भित्तियाँ, इसका कार्य क्या होता है ये हमें बताना है, ठीक है। सिंपल सा, इसमें आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले में तो आपको ये बताना है कि पैरामीशिया है ना वो अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं ये बताना है, और दूसरे में बताना है जो पाचन तंत्र है उनमें ये जो आपके भाग दिए हुए हैं इनकी भूमिका क्या है ये बतानी है। अब चलते हैं इनके आंसर पर, भूमिका देख लिए और पैरामीशियम अपना भोजन किस तरह प्राप्त करता है, ठीक है, आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरामीशियम अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो उसका आंसर ये है, पश्चात की गति की सहायता से भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है, यानी ये आपका इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी जो भोजन है एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ आ गया कि पैरामीशियम अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, वो यह प्राप्त करता है कि पश्चन की गति, जो उसकी पश्चन की गति ना उसकी सहायता से भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है, यानी कि निश्चित स्थान होता है वहाँ से ग्रहण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके जो दूसरा पार्ट था उसमें आपके कार्य बताए थे, भूमिका बताए थे कि भूमिका क्या क्या है। तो आप देखते हैं ए की जो भूमिका है उसकी यह भूमिका है कि यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है, ठीक है। और जो देखते हैं एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है, ठीक है, यानी इसका कार्य ये होता है पहले के ए का कि वह अम्लीय माध्यम तैयार करेगा और एंजाइम की क्रिया में सहायता करेगा, ठीक है, ये होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो आपका अगला था यहाँ पे देख सकते हैं बी, तो बी में आपका था देखते हैं
प्रोटीनों को पचाने, जो उसके प्रोटीन होते हैं भोजन के, उसको पचाता है, ठीक है। बी जो सी था उसका आंसर आपका जैसे पाचक रसों के साथ भोजन को अच्छी तरह मिलाना, यानी उसका कार्य क्या होता है, जो पाचन तंत्र है उसमें हमारे पाचक रसों के साथ भोजन को अच्छी तरीके से मिलाता है, ठीक है। ये होगा इसका आंसर है। उसके बाद जो लाल रस है उसका भूमिका क्या होती है, उसकी भूमिका ये होती है कि स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है, ठीक है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ आ गया। इस प्रकार से आपको इसके सिंपल से भूमिका बता देनी है। हो सकता है आपका पाचन तंत्र का भी आ जाए, पूछा जाए कि एक पाचन तंत्र बनाइए, तो आपको पाचन तंत्र भी बनाना आ सकता है, ठीक है। तो वो बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। अब अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन सा है, और ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है 30वें का। यहाँ पे देखते हैं किसी अपसारी दर्पण, यहाँ पे देखते हैं अपसारी दर्पण है, उसके संदर्भ में नीचे दिए गए पदों की परिभाषा है, यानी आपको अपसारी दर्पण के संदर्भ में इन दोनों की परिभाषा देनी है कि मुख्य फोकस और फोकस दूरी। ये आपका अपसारी दर्पण में इनकी परिभाषा देने की, इनकी परिभाषा क्या होती है अपसारी दर्पण में, ठीक है। मुख्य फोकस की और फोकस दूरी की, ठीक है। और इसमें आपको करना क्या, इसमें आपको चित्र भी बनाना है। यहाँ पे देखते हैं नामांकित किरण आरेख बनाइए, जहाँ पे भी आपका आरेख आ जाए तो वहाँ समझ जाना, इसको आपको चित्र में प्रदर्शित करना है और इनके कार्य बताने हैं, यानी इसकी परिभाषा देने की ये क्या चीज़ होती है, ठीक है, अपसारी दर्पण में, ठीक है। इसमें सिंपल से ये पूछा गया है। अब चलते हैं इनका आंसर देखने। यहाँ पे देख सकते हैं 30वें का ए मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है अपसारी दर्पण में, तो आपका इसमें ये है कि अपसारी दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है वह अक्ष के समांतर किरणें होती है उनके दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी जो आपका अपसारी दर्पण है उसमें जो अक्ष के समांतर किरणें दर्पण है ना, जब उसमें परावर्तन होता है यानी परिवर्तन होता है, उसके बाद जो उसका मुख्य अक्ष होता है उस पर आपको एक बिंदु सा आपको अपसारी सा प्रतीत होता है, ठीक है। ये होगा आपका मुख्य फोकस। में आप सिंपल सी डेफिनेशन ये पढ़ लो, और ठीक है। उसके बाद जो दूसरा था फोकस दूरी होता क्या है, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इसका आपको आरेख भी बनाना था, तो आप इसको इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा चित्र से, ठीक है। ये आपको पेंसिल से बनाना पड़ेगा, तो पेंसिल अपना स्केल ले जाना है, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन सा है। उसके बाद आपका ये इंपॉर्टेंट 34 का, यहाँ पे आपको नीचे दिए गए यौगिकों की संरचना का आरेखित कीजिए, यानी आपको इसमें एक इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि यौगिकों की संरचनाओं का आरेखित करना है आपको, ठीक है। इसमें आपका दे सकते हैं आपके किया मतलब और आपके क्लोरोपेंटेन है, ठीक है। इन दोनों यौगिकों के आपके आरेख बनाने हैं, तो इसका आरेख कैसे बनाओगे वो आपको बताना है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस तरीके पूछे जा सकते हैं। तो अब इसके आंसर देखते हैं क्या होगा, कैसे इसका आरेख बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं 34 का ए, इसमें आपका आरेख इस प्रकार से आपका बनेगा मल वाले का, ठीक है। इसी प्रकार से आपका आरेख दिखाना है। जो बी वाला है तो बी वाले का आरेख कैसे बनेगा, तो इस प्रकार से आपका बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको आरेख द्वारा दर्शाना पड़ेगा। ऐसे आपके आ सकते हैं कि यौगिकों के आरेख बनाना है तो आपको इस प्रकार से आरेख बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यही आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। आपके इस क्वेश्चन पेपर से इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए हमने आपको ये करवा दिए। तो अब इस तरह के क्वेश्चन आप करके देख लो। बाकी जो हमने इस वीडियो में आपको बताया है इंपॉर्टेंट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स्पोर्ट मटेरियल के, तो उन्हें जो पढ़ के जाना, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और आएंगे भी, ठीक है। तो आपको बाकी जो ये आपको वीडियो बताइए आपके इंपॉर्टेंट थे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो इन्हें कर लेना। कोई डाउट हो कमेंट में लिख दो। आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।